Today we are doing two questions from JEE Advanced 2025. Both the questions are part of continuation of graphs which we are doing from few days. This particular question says a conducting square loop initially lies in the xz plane with its lower edge hinged along x-axis something. The diagram is clear itself कि ये एक प्लेन है जो यहाँ पे हिंज्ड है और इसको ऐसा यहाँ रोटेट करने वाले हैं. मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और फिर कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, कि लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. अब ये कॉइल रोटेट करेगा. एक टिपिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर का. तो आधा पार्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा और जब इधर को आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं है. सो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा. सब जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ग्राफ्स के लिए सब्जेक्ट की बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है. सुपरफिशियल बहुत थोड़ा सा पॉइंट भी पता हो तो बात बन जाएगा. इवन समटाइम्स क्लास 10th के भी स्टूडेंट्स जानते हैं कि फ्लक्स जैसी चीज़ होती है और एक ईएमएफ आता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे लूप्स में चला आता है. सो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए इंटू कॉस थीटा और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो बी ए इंटू साइन थीटा. मैं साइन को प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ उतना क्योंकि साइन निगोशिएबल चीज़ होती है और ग्राफ्स में बस मैंने कहा है सुपरफिशियल नॉलेज इज सफिशिएंट इनफ. ओके, सो नाउ लेट्स हिट द पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 ऑफ द ग्राफ्स जो वीडियोज़ में अवेलेबल हैं वो कहता है इनिशियल, फाइनल एंड इंटरमीडिएट पॉइंट्स को देखो. तो एक कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो आधा पार्ट ही मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, आधा तो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट नहीं करेगा. इसका मतलब लेफ्ट पार्ट में जब होगा एक कॉइल तो उसमें कोई ईएमएफ नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट ये दो ग्राफ्स तो बिल्कुल ही गलत हैं क्योंकि ये तो हर जगह ईएमएफ दिखा रहे हैं. वो जो आधा पार्ट आधा टाइम जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं था वहाँ भी दिखा रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, तो इसका मतलब ये जो बीच में ना जीरो दिखा रहा है तो ये वाले दोनों ग्राफ्स में से एक की पॉसिबिलिटी है. ओके, इनिशियली द लूप वाज वर्टिकल, तो इधर को होगा उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री. तो इसका मतलब फ्लक्स का वैल्यू हो गया 0 और थीटा का वैल्यू क्या डालना है 90 डिग्री. तो थीटा 90 डिग्री डाल देंगे तो साइन 90 तो 1 होता है. तो इसका मतलब ईएमएफ होना चाहिए, कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, नॉन जीरो होगा. सो पॉइंट नंबर 1, पहला काम तो यही था कि इनिशियल फाइनल पॉइंट्स हमें देखने थे. अब देखो बचे हुए दो ग्राफ्स में इनिशियल वैल्यू 0 है और इनका इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं है, नॉन जीरो है. सॉरी, इनका इनिशियल वैल्यू नॉन जीरो है. तो यही तो ग्राफ सही होगा और कौन सा हो सकता है, ये तो हुआ नहीं. सो एलिमिनेट कर दिया हमने 3, एक करेक्ट ग्राफ रह गया. ग्राफ्स आर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस. बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स भी कॉमन सेंस पे बेस्ड हैं, बट ग्राफ्स आर प्योरली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस. ठीक, स्टे ट्यून्ड टू लर्न मोर. This is another question from 2025 JEE. This is a question based on alternating current and it says there is a circuit with electrical load. The diagram is enough itself. वोल्टेज का वैल्यू दिया है 300 साइन 400 टी. अगेन सुपरफिशियल नॉलेज, बेसिक नॉलेज ही बस चाहिए, नथिंग डीप एंड नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉजिक इज रिक्वायर्ड. सो वोल्टेज इतना हो गया. अब कह रहा है कि अलग अलग तरह के सर्किट एलिमेंट्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कौन से ग्राफ्स करेक्ट हैं. सो पहले पॉइंट्स नोट कर लिया. वोल्टेज का पीक वैल्यू है 300 एंड जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा दैट इज 400. राइट, द पॉसिबल currents it says in the circuit as a function of time are given by. So let's analyze the circuit. So one by one. So first is a resistive load. तो resistive load में क्या होता है, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज. तो वोल्टेज अगर साइन में है तो करंट भी साइन में होगा.
पीक वैल्यू 300 है तो रेजिस्टेंस 30 से डिवाइड कर देंगे, 300 बाई 30 इज 10। सो ये आ गया पीक वैल्यू ऑफ करंट। करंट का केवल फंक्शन का है तो पीक वैल्यू के टर्म्स में ही तो आएगा करंट का फंक्शन। सो साइन का फंक्शन 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होने वाले कितने फंक्शंस हैं यहाँ पे? 2। लेकिन हमारा करंट का पीक 10 आना चाहिए, 10 तो यहाँ है, 3 में है, वी हैव दिस ऑप्शन P3। थर्ड ऑप्शन गोज विथ 3। ओके, नाउ लेट मी टेल यू द क्वेश्चन ऑल्सो हैज 4 ऑप्शंस। और अगर मैं ऑप्शंस यूज करता यहाँ पे जो P के साथ क्या मैच होगा, Q के साथ क्या होगा, तो इट वाज नो ब्रेनर, इट वाज विद इन सेकेंड्स, बट वो मैंने ट्राई नहीं किया है। हम यहाँ ऑप्शंस को ही, इनको ही मैच करेंगे एक एक करके सबको। सो अब ये 30 है, ये 100 है, वो 100 मिली हेनरी का ओमेगा एल हमें निकालना है। सो 100 मिली हेनरी का ओमेगा एल करेंगे तो 400 इंटू 100, और मिली का भी कुछ आएगा, फॉरगेट वो क्या आएगा, 4 and 1, तो ये हमें 40 देगा। अब इसका वैल्यू 4 क्यों नहीं हो सकता? 4 होगा तो 30 और 4 का रिजल्टेंट एक ऑड सा वैल्यू होगा ना। यहाँ पे आप देखें ना, कहाँ है कोई ऑड सा वैल्यू करंट के पीक के लिए। ठीक, कुछ चीज़ें जो कॉमन सेंस की होती हैं ऑप्शंस में देखने चाहिए हमें, वो भी टाइम टाइम पे मैं बताता रहता हूँ। सो डेफिनेटली इसको 40 होना है, 30 और 40, तो रिजल्टेंट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, 50। और क्योंकि ये इंडक्टिव है सो वोल्टेज से करंट लैग करेगा बाई π/2। ठीक, तो पीक वैल्यू क्या होगा, तो 300 बाई 50 इज 6। तो देखते 6 किस में आ रहा है, तो 5 के ऊपर 6, और एक आ रहा है अब यहाँ 5 के ऊपर 6, लेकिन करंट तो हमारा लैग करना है। अब देखो इसमें लीड कर रहा है, इसमें लैग कर रहा है, सो ये 5, सो Q के साथ 5 आएगा। आप इस क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शंस देखेंगे तो यही 2 मैच करा देने से आपका आंसर मिल जाता है, बट हम लोग आगे भी करेंगे। तो अब देखो 100 मिली हेनरी का हमारा 40 आया है, तो हम फिर से दोबारा कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे, 25 मिली हेनरी का 10 आएगा। तो अब देखो 30, कैपेसिटी 50 और ये 10, तो 50 और 10 का 40, 30 और 40 का 50, तो इम्पीडेंस हो गया 50, तो दोबारा से पीक 6 का आना चाहिए। अब देयर इज नो ब्रेनर, इट हैज़ टू बी दिस। ठीक, क्योंकि 6 पीक वाला अब दूसरा कोई बचा ही नहीं। ठीक, सो R के साथ आ जाएगा 2, S 50 माइक्रो 125, सो 25 के साथ 10 आया है तो 125 के साथ 50 आएगा, 50 चला गया, ये हो गया रेजोनेंस, और 60 है तो पीक वैल्यू 5 का हो जाएगा। और ये किस केस का होगा, ये रेजोनेंस होगा, तो 5 पीक और रेजोनेंस वाला तो यही बचता है, तो इसका हो गया 1। दैट्स इट। सो स्टे ट्यून्ड for more such logics which will help you in JEE Main and JEE Advanced.